डियर स्टूडेंट्स, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले इसमें देखो ये करते हैं। ये ए मान लिया, मैंने पॉइंट लिख देता हूँ। ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ और जी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले तो निकालूंगा मैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त है तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर होता है, इसमें ए कितना दे रखा है? 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 आर स्क्वायर। अब आर देखेंगे, ये देखो ये टोटल पूरी कितनी है? ये पूरी 14 है और आर क्या होती है? इसकी आधी आर, तो आर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 7, तो 7 × 7 और डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 ले लिया। अब मैं इसको आराम से कैंसिल आउट कर दूंगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 11 बार। ठीक है, तो देखो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा? 14 का वर्ग हो जाएगा 196 और 11 7 77, कितना बचेगा? ये बचेगा 119। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल देंगे, बिल्कुल आसान था। आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखो ये वर्ग है और इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका हमें एरिया ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो पूरे वर्ग का एरिया निकालूंगा और उसके बाद त्रिभुज का एरिया घटा दूंगा। अब त्रिभुज के एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो इसमें पता है, ये बेस है, ये क्या है? ये 7 सेंटीमीटर है। और हाइट की बात की जाए तो ये देखो ये हाइट भी दे रखी है हमें, ये h, और ये दे रखा है कितनी है? भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये भी h भी 7 हो जाएगा। तो देखो कैसे याद करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 माने भुजा स्क्वायर, और त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 7, हाइट कितनी है? 7। ठीक है, अब आराम से कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, तो 2 से कट जाएगा ये 3.5 बार। 7 का बार कितना होता है? 49, और ये कितना हो जाएगा? 7 × 35 का 5 का हासिल लगी 3, 7 × 21, 21 और 3 24, ये माइनस करना है। अब 49 में से 24.5 घटेगा, क्या बचेगा? 24.5 ही बचेगा। तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। तो ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का एरिया क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का एरिया हो जाएगा 24.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे छायांकित वालों को। अभी आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ये देखा सारी चीज़ें, स्क्वायर अपना कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं आगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चतुर्भुज क्या होता है, आपने पढ़ा था। एक आकृति जो चारों भुजाओं से बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, यही पढ़ा था, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन ये होता है क्या, कितने प्रकार का होता है? तो देखो 5 प्रकार के क्वाड्रिलेटर होते हैं। एक होता है समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम, एक होता है समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम, एक होता है समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस, एक आयत होता है रेक्टेंगल, और वर्ग। ये भी चतुर्भुज के ही भाग हैं, आयत और वर्ग। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम देखते हैं, देखो क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इस प्रकार से बनता है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसको लिख देता हूँ मैं। पहले एरिया नॉर्मल समांतर चतुर्भुज तो आगे पढ़ेंगे साथ में। हाँ, ये भी समांतर चतुर्भुज का ही है, तो ये एक बार प्रूफ के तौर पे देख लेते हैं। ये मैंने ऊपर लिख दिया था, एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए था। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो D1 और D2, ये D1 है और ये D2 है। ये इसके क्या हैं? ये इसके डायगोनल्स हैं, लिखा है ना, D1 D2 डायगोनल्स हैं। और थीटा क्या है? एंगल D1 और D2 के मध्य में जो एंगल है वो थीटा है। अगर तब एरिया ज्ञात करना हो तो एरिया होता है हाफ D1 D2 साइन थीटा। अब मैंने कहा D1 D2 क्यों आया साइन थीटा के साथ? तो मैंने आपको पहले बताया था ये चीज़ें कि जहाँ पे थीटा आए तो थीटा जिन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है उन भुजाओं को लेते हैं AB अर्थात D1 D2। तो यहाँ पे कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है दोनों भुजाओं के बीच में थीटा, तो इसलिए D1 D2 साइन थीटा। ठीक है, एक ये चीज़ और देखते हैं। ये देखो AB का स्क्वायर, तो AB कौन सा है? ये रहा AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर AD का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? देखो तो देखेंगे O से लेके A तक प्लस O से लेके B तक, इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा क्या?
इस पूरे ए बी के स्क्वायर के बराबर। क्यों? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी प्रकार ओ सी और ओ डी देखते हैं, तो ये ओ सी हो गया, ये ओ डी हो गया, तो ये डी सी के स्क्वायर के बराबर होगा या सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर ओ ए और ओ डी देख लेते हैं, तो ओ ए और ओ डी ये ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए डी का स्क्वायर हो गया। फिर ओ बी और ओ सी देख लेते हैं, ओ बी ओ सी ये बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो, ओ बी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से ओ डी का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ओ सी का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ठीक है। और ओ बी का स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे को लिख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट स्क्वायर होगा, अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी के स्क्वायर के और बी सी के स्क्वायर के बराबर। ये प्रूफ हो गया अपना। ये तो था कोई भी चतुर्भुज हो उस चतुर्भुज के लिए। अब समांतर चतुर्भुज देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी, ये देखो, ए बी सी डी के समांतर है। तो ए बी ये हो गया, अर्थात आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। यही तो लिखा है, आमने सामने की भुजाएं एक बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं अर्थात कैसे कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो ये भी लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। और क्या है? बी सी और ए डी, बी सी, ये रहा बी सी और ए डी, ये समांतर भी होंगी और एक दूसरे के बराबर भी होंगी। तो ये मैंने एल मान लिया और ये बी मान लिया, लिख दिया। आगे क्या देखते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी, अर्थात एकांतर कौन होंगे? वो एकांतर नहीं, आमने सामने कौन। देखो, ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों बराबर होंगे, तो ए बराबर सी होगा, उसी प्रकार बी बराबर डी होगा। अब इस चीज़ को, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने वाली चीज़ है क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब कंटिन्यूटी में चलना है। पहले एंगल ए प्लस एंगल बी, फिर एंगल बी प्लस एंगल सी, फिर एंगल सी प्लस एंगल डी, फिर एंगल डी प्लस एंगल ए। जैसे ये लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डी प्लस ए, ये आपस में बराबर होंगे दो के पैरेलल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, ए सी और बी डी, क्योंकि देखो ये बराबर नहीं है सारे के सारे भुजाएं, तो इसलिए ये जो इसके डायगोनल्स होंगे विकर्ण, वो बराबर नहीं होंगे। ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, अर्थात एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होंगे। तो ये बीच का एंगल होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ओ बी और ओ डी बराबर होंगे, ओ बी बराबर ओ डी, और ओ सी और ओ ए बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ जो है ओ, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। ओ क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। आगे समझ में आपकी में। अब देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसको, क्या कि विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित नहीं करते, ठीक है। जबकि वर्ग में देखा था कि विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे, मतलब ये बीटा है ये अल्फा है, अलग अलग होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। और क्या देखा था, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये हाफ होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जैसे मैंने विकर्ण खींचा, ए सी विकर्ण इस पूरे समांतर चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। उसी प्रकार से बी डी विकर्ण, जो बी डी विकर्ण है, इस समांतर चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। तो इसलिए क्या हो गया कि इस पूरे क्षेत्रफल का, ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल का आधा इन सब त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब देखो, अब तक तो मैंने ये बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो आधा हो रहा था, ये 1/4 हो जाएगा, जो कि पहले पढ़ के आ रहे हैं। तो 1/4 होगा। त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ओ सी डी, त्रिभुज ओ डी ए, त्रिभुज ओ सी डी, ये तो डबल हो गया, ओ सी डी ओ सी डी। तो देखो क्या क्या दे रखा है, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ डी ए लिखा हुआ है, ओ डी ए, ओ सी डी, ओ सी बी होगा। तो ओ सी बी है, ये करेक्ट कर लेंगे, ओ सी बी, ठीक है। तो ये 1/4 होगा। अब पैरामीटर देखना है, तो पैरामीटर में क्या करते हैं, लंबाई और सबको हम जितनी भी साइड होती है उनको जोड़ देते हैं। तो एल प्लस बी तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। वहीं एरिया की बात करें तो 1/2 d1 d2 साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था, जहाँ थीटा बनेगा उस थीटा को हम क्या ले लेंगे, जिन भुजाओं के बीच में थीटा बन रहा है वो d1 d2 है, या फिर एल बी इंटू साइन थीटा, इस तरीके से भी हो जाएगा। अब एरिया देखो क्या होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई होता है। कैसे?
ये लिख रहा है ना H1 क्या है, H1 है बड़ी भुजा पे तुंगता अर्थात एल्टीट्यूड, तो ये बड़ी भुजा ये रही, इस पे H1 हो गया। वहीं H2 की बात करें, छोटी भुजा ये रही, छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली, कौन सी, CB, तो इस पे तुंगता एल्टीट्यूड क्या हो गया, H2। अब यहाँ से हम देखेंगे एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई, या लंबाई इंटू चौड़ाई कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया लंबाई L, और चौड़ाई क्या हो गया, ये चौड़ाई होगी H1, ठीक है। उसी प्रकार इसका देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी B, तो ये B हो गया। इसकी देखेंगे चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई हो गई H2। तो यहाँ से लिख सकते हैं L/B इक्वल टू H2/H1। तो ये आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज में। ज़्यादा कुछ नहीं था, सबसे बड़ी चीज़ आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा, अगर थीटा दे रखा है, तो थीटा नहीं दे रखा है तो 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इसको। क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में, ये बोल रहा है ABCD कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एरिया 800 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पहले तो ABCD समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया, देखो ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया कौन सा, ABCD। अब क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। तो मैंने लंबाई मान ली इसकी 5x और चौड़ाई मान ली मैंने इसकी 4x। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा कौन सी है 5x, इनके बीच की दूरी अर्थात ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे को, इसके बारे में बात की जा रही है, ये कितना दे रखा है 20, ये 20 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 20। और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ये दे नहीं रखी, तो इसको हम मान लेंगे कुछ ना कुछ, तो लिख देते हैं इसको। देखो ये दे रखा है हमारे लिए 20 और ये हमारे पास दे नहीं रखी, तो इसलिए मैंने इसको मान लिया x। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पूछ क्या रहा है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी याद कीजिए, अर्थात x की वैल्यू याद करवा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि L/B बराबर क्या होता है H2/H1। ये देखो ऊपर ही बता देता हूँ, ये देखो थोड़ी देर पहले बताया, एरिया होता है ना लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर आपको ये भी याद नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी क्या होगी 5x, तो L लिख दिया, चौड़ाई क्या होगी 20, तो 20 लिख दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे का x और क्या हो गया 4x, तो लंबाई कितनी है 5x, x से x कैंसिल हो गया, 4 से कट गया है 5 बार, तो यह आ जाएगा 25 आ जाएगा x की वैल्यू। या फिर इससे देख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से करके, तो L क्या दे रखी है 5x, B दे रखा है 4x, H2 कितना है, H2 मेरे पास है x और H1 कितना है 20। अब इसको आराम से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, देखो x से x कट गया, 4 से कट गया 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। मेरे से क्या पूछा था कि छोटे भुजाओं के बीच की दूरी मैंने क्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, समझ गए होंगे, सिंपल है बिल्कुल। भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये आपको देखो दो इसकी, ये पहले वाली विकर्ण दे रखा है, ये D2 दूसरा वाला विकर्ण दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB कितना हो गया AB ये रहा, और BC कहाँ है ये रहा। तो एक्चुअली लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर है का दुगना बराबर होता है विकर्णों के स्क्वायर के योगफल के। समझ गए आप, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट नोट है जो कि आपको इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको ये काम आएगा। तो याद रखना है क्या कि 2 गुना लंबाई का वर्ग, 2 और कोष्टक में L² प्लस B² मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका टू D1² प्लस D2², अर्थात लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योगफल का दुगना विकर्णों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे आप, कि लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योगफल का दुगना विकर्णों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी पे ये तो आपको पॉइंट याद रखना ही है। ये आगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या दे रखा है
कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, बोल रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो बिल्कुल ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, ये देखो तो ये हो गया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी। आगे क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु एक्स और वाई हैं। देखो ए बी का मध्य बिंदु मैंने मान लिया ये एक्स है, और इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया ये वाई है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डी एक्स और बी वाई, मतलब डी एक्स और बी वाई लिख देते हैं, डी एक्स और बी वाई, तो ये हो गया डी एक्स और ये हो गया बी वाई। इन दोनों को मिलाने पर वे विकर्ण ए सी, तो विकर्ण ए सी निकालेंगे, तो विकर्ण ए सी ये हो गया, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी को एम और एन पर काटते हैं, तो इसका मतलब ये तो हो गया एम और ये हो गया एन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो एम एन ज्ञात कीजिए, एम एन कितना होगा, तो बिल्कुल कर पाएंगे। देखो कैसे, त्रिभुज ए सी डी में, कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी, मतलब ये वाला त्रिभुज हो गया ऊपर वाला, ए सी और डी, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय से हम देखेंगे कि ये देखो मध्य बिंदु के समांतर है, ये भी मध्य बिंदु पर काट रहा है और ये भी मध्य बिंदु पर काट रहा है। मैं लिख रहा है ना, मध्य बिंदु के समांतर रेखा खींचने पर वे मिड पॉइंट पर काटती हैं। अगर मिड पॉइंट पर काटती हैं, इस पर उस पर काटेंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं कह सकता हूँ थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकता हूँ, एम एन जो होगा वो बराबर होगा एन सी के। कैसे, दोबारा बता देता हूँ। देखो ये भी मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु, और मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी एक दूसरे इसके समांतर, देखो ये है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी जो दूरी होगी या लंबाई होगी वो बराबर होगी। थेल्स प्रमेय से मैंने बताया था आपको, आप जाके देख सकते हैं वापस से, क्योंकि मिड पॉइंट पर काट रही है तो इसलिए समांतर रेखा खींची जा रही है, तो एम एन बराबर एन सी हो जाएगा। वहीं पे देखते हैं ट्रायंगल ए सी बी में, अब ए सी बी कौन सा हो गया, ए बी सी, इस वाले में देख लेते हैं, ये और ये। इसमें क्या है, इसमें वही थेल्स प्रमेय से वापस से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से वापस से लिख सकते हैं क्या, कि ये मध्य बिंदुओं पर काट रही है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं से समांतर रेखा खींचने पर मिड पॉइंट पे काटती हैं, तो इसका मतलब मिड पॉइंट पे काट रही हैं, तो इसका मतलब ये एम बराबर होगा एम एन, तो लिख सकता हूँ एम एन बराबर होगा ए एम, ठीक है। ये लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एम एन एन सी के बराबर है और एम एन ए एम के बराबर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो इसके बराबर और इसके बराबर है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एम एन जो होगा वो ए सी यानी कि पूरे विकर्ण का तीसरा भाग होगा, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब तक याद हो भी गया होगा, लेकिन आगे भी आप इस चीज़ को याद रखेंगे अगर इस तरीके से दिया हुआ मिलता है तो, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आ गई आपकी। ये हायर कंसेप्ट हैं दोनों की दोनों, नॉर्मल जो आपके एग्जाम है वहाँ पे नहीं पूछे जाते, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझ पाए होंगे यहाँ तक आप। अब चीज़ों को कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आप सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपसे, कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या है आगे। ये देख लिया मैंने यहाँ तक आपको, तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ये देखो, ये है फॉर एनी चतुर्भुज, मतलब कोई भी चतुर्भुज हो उसके लिए फॉर्मूला होगा क्या, ये ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बिंदु ओ पर काट रहे हैं, में लिखा हुआ है डायगोनल ए सी एंड बी डी पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, तो एरिया ऑफ ओ ए बी यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया
इस ट्रायंगल का एरिया इंटू ओ सी डी यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों ट्रायंगल, इनके एरिया का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल्स यानी कि एक के दो के। इसको लिख देता हूँ मैं 3 और इसको 4, तो लिख दे सकता हूँ कि 3 का और 4 त्रिभुज के एरिया का मल्टीप्लाई 1 के और 2 त्रिभुज के एरिया के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यह आपको किसी भी चतुर्भुज में लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये देखते हैं, तो देखो इसको देखेंगे कि इसका पूछ रहा है एरिया कितना होगा, तो मैं कर सकता हूँ 10 × 12 बराबर x मान लिया इंटू 15, ठीक है। तो ये कट गया 5 से ये 3 बार और ये कट गया 2 बार, 3 से कट गया 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो मैं लिख सकता हूँ ये हो गया 8, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो ये किसी भी चतुर्भुज के लिए याद रखना है आपको, ये वाला लग सकता है। लेकिन वहीं पे बात करूँ ये कब होगा, ये तब होगा जब AC और BD विकर्ण दे रखे हों, मतलब AC और BD दो विकर्ण दे रखे हों और किसी बिंदु पे वो काट रहे हैं, तब ये लगेगा। अगर मान के चलो दूसरी कंडीशन वो क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है और ABCD समांतर चतुर्भुज में कोई पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट मान लिया, तो फिर देखो क्या होगा, तो फिर त्रिभुज EBC मतलब त्रिभुज EBC प्लस त्रिभुज ECA, वहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा और ये एक दूसरे के विपरीत। जैसे इसको मैंने 1 मान लिया, इसको दूसरा त्रिभुज मान लिया, इसको तीसरा, इसको चौथा, तो पहले का प्लस दूसरे का बराबर होगा तीसरे का प्लस चौथे त्रिभुज का एरिया। समझ पा रहे हैं, सिंपल है, ऐसा कुछ खास है नहीं। याद रखना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, तो वहाँ आप आराम से अगर स्टेटमेंट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। यही ज्योमेट्री में यही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें प्रूव करके बताई भी जा सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ये समांतर चतुर्भुज का ध्यान रखना, क्या है समांतर चतुर्भुज में, कोई बिंदु ए दे दिया और ई बिंदु से इस तरीके से 4 मेरे पास त्रिभुज बन रहे हैं, और तब मेरे से पूछेगा कि किस तरीके से होगा। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में तो क्या होगा, विपरीत जो त्रिभुज होंगे उनका मल्टीप्लाई दूसरी तरफ के विपरीत त्रिभुजों के मल्टीप्लाई के एरिया के बराबर होगा। वहीं पे समांतर चतुर्भुज में कोई भी अगर बिंदु दे दें तो फिर वो इस तरीके से बनेगा कि विपरीत का कोई भी त्रिभुज है, विपरीत त्रिभुज हो गए, पहला और दूसरा एक दूसरे के विपरीत हैं, देखो पहले के और दूसरे एक दूसरे के विपरीत हैं, वहीं तीसरा और चौथा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनके एरिया का एडिशन बराबर होगा। कब, जब कोई बिंदु दे दे, जैसे इसमें ई कोई बिंदु दे दिया, जबकि यहाँ पे AC और BD दोनों क्या है, डायगोनल हैं, अर्थात विकर्ण हैं। चीज़ें समझ पाए आप। ये देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे, जैसे मान लिया मैंने त्रिभुज AEB, तो त्रिभुज AEB और दूसरा त्रिभुज मान लिया मैंने CED, तो CED क्या होगा, हाफ L इंटू H1, तो हाफ L हो गया, ये H1 हो गया, दूसरा हो गया हाफ HL2, हाफ H2 हो गया और ये L हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो गया, हाफ L H1 प्लस H2, तो 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो ये कह सकते हैं कि ये पूरे चतुर्भुज क्या हो गया, पूरे चतुर्भुज के एरिया का जो आधा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्यों, क्योंकि H क्या है, ये H1 इंटू H2 हो गया ना, समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। इसको हम देखेंगे, अगर ये आधा हो गया है तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि ये आधा भाग ये हो गया और आधा भाग ये हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ से ये यहाँ पे प्रूफ हो जाती है चीज़ें। अब जैसे पूछ भी लिया है इसकी, तो इसका क्या होगा एरिया, तो देखो 22 + 18 बराबर क्या हो जाएगा, x मान लिया प्लस 25, ठीक है। तो 22 और 18 कितना हो गया, 40 माइनस 25 बराबर x, तो x बराबर हो गया 15, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 15, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो समचतुर्भुज दे रखा है। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो वर्ग में भी होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, जो कि लिखा हुआ है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DH+2A, लेकिन एंगल A इसके एक दूसरे विपरीत एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, A C के बराबर होगा और D B के बराबर होगा। और जो एंगल सब में लग रहे थे वो इसमें भी लगेगा, कौन सा, एंगल A+B, एंगल B+C, एंगल C+D, एंगल D+A बराबर होगा 180। क्यों, क्योंकि एक रेखा के बने हुए कोण कितने, एंगल कितना होता है एडिशन, वो होता है 180 डिग्री। लेकिन AC इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, AC और BD बराबर नहीं होंगे, लेकिन वो एक दूसरे को काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, वो बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे OA
बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। जैसे ओ ए और ओ सी बराबर होगा, उसी प्रकार से ओ बी और ओ डी भी बराबर होगा। परिणाम की बात करें तो सारे के सारे भुजा ए हैं, तो ए अर्थात 4a हो जाएगा। एरिया की बात करें तो 1/2 d1 d2 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा आपको पता है, थीटा जिन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये बन रहा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। या फिर दो, क्योंकि देखो कोई भी विकर्ण है वो दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया दो, और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ ए, क्योंकि भुजा दोनों की ए है, और साइन थीटा हो गया तो इसको लिख सकता हूँ ए, देखो दो से दो कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर साइन थीटा भी होता है। ये आपको याद रखना है। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा, अगर थीटा से हमको ज्ञात करना है तो, और नॉर्मल ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 1/2 d1 d2 साइन थीटा। वहीं पे बात की जाए इस तरीके से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब बात की जाए ए बी सी ट्रायंगल की, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, बी सी डी है, ए सी डी है और ए बी डी है, तो ये पूरे चतुर्भुज के आधा हो जाएगा। और कैसे, क्योंकि ये देखो इस प्रकार से ये बात की जा रही है ना, ये क्या हुआ तो आधा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं इस वाले की, इसकी, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4, ये चीज़ें ऊपर ही बताई है मैंने। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी, क्या कि विकर्णों के वर्गों का योगफल किसी भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। ठीक है, कैसे याद कैसे करेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये बाइसेट करते हैं मेरे को पता है, तो पूरा d1 है तो ये कितना होगा d1/2, ये d2/2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मुझे ज्ञात करना है, लंब का वर्ग कितना हो जाएगा d1/2 का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कितना हो जाएगा d2/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब याद करना है मेरे को, तो देखो एच क्या दे रखा है, एच की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है, क्योंकि सारे की भुजा बराबर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये d1/2 है, उसका एक्सर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो यही चीज़ तो मैंने याद करनी थी, देखो हो गई। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। चीज़ें समझ पाए होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या है। ये बोल रखा है समचतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए 60 डिग्री है, तो बिल्कुल समचतुर्भुज बना देते हैं। पहले तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये बन गया है कोई समचतुर्भुज, तो ये समचतुर्भुज बन चुका है, ये समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, क्या है ए बी सी डी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है बी डी अर्थात समचतुर्भुज है, तो एक भुजा दे रखी है, इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसकी भुजा क्या हो गई, तो भुजा दे रखी है बी डी, या फिर कुछ भी सॉरी बी डी 5 दे रखा है, एक भुजा नहीं दे रखी, बी डी 5 दे रखी है, भुजा तो दे ही नहीं रखी इसमें। तो इस चीज़ को हम करेंगे नोट। देखो ये बी डी दे रखा है मेरे से कितना 5, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। वहीं आगे दे रखा है एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है। अब एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है, अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है ये आपको पता ही है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री दे रखा है होता है। अब ये बताओ ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली, ये एक दूसरे के बराबर होंगी। ये 60 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ही बराबर होंगे। तो ये एक 60 दे रखा है, बचा 120, तो ये भी 60 और 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज से हम क्या कर सकते हैं, क्या पूछा है कि चतुर्भुज समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात करना है, तो बिल्कुल एरिया ज्ञात कर पाएंगे। कैसे, इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात कर दूंगा, इसका दुगुना कर दूंगा तो पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो पहले तो समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात करता हूँ, एरिया। अब एरिया ज्ञात करूंगा तो ये क्या बन रहा है, समचतुर्भुज ये बन रहा है समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि सारे कौन बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब इसका क्या करना है, इसका मुझे दुगना करना है, संपूर्ण चतुर्भुज का एरिया चाहिए तो इसका करना पड़ेगा मुझे दुगना। तो अब 2 से करूँगा इससे मल्टीप्लाई, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 25/2 √3। ये क्या हो गया वर्ग सेंटीमीटर, ये एरिया हो गया। वहीं पे पूछा है मुझसे एसी के बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल एसी भी ज्ञात कर पाऊंगा। तो देखो ये हो गया एसी,
ये मेरे से पूछ रहा है कि ए सी की ज्ञात करो, तो ये ओ है तो बराबर भागों में बांटेगा, बराबर भागों में बांटेगा तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये 60 डिग्री है ये, और ये आपको पता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे करते हैं तो इसका मतलब ये जो बचा कुचा है ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये बचा कुचा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे अभी तो पूरा वाला 60 आया था लेकिन अब 60 कैसे हो गया, तो बोल सॉरी 60 नहीं होगा। 60 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 30 होगा। दोबारा देखेंगे इस चीज़ को हम, देखो ये पूरा 60 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से क्या है, हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले सकते हैं, अर्थात ए बी हमें पता है ए बी कितना है 5 था, ये 5/2 है, मुझे ज्ञात करना है ये मतलब ओ ए। तो ओ ए जो होगा किसमें, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए जो होगा वो ए बी का वर्ग माइनस होगा ओ बी के वर्ग के। तो ए बी कितना है 5, तो 5 का वर्ग माइनस ओ ए कितना है 5/2 का वर्ग। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका होगा बराबर ओ ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 25/4, तो कितना हो गया 25 चौक 100 और 75, तो 75/4। अब मुझे याद करना है ओ ए का स्क्वायर। अब ओ ए याद करूँगा तो इसका वर्ग लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 25 × 75, तो 5√3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया ओ ए आ गया। जबकि मुझे तो भाई ओ सी चाहिए, तो ये आपको पता है क्या कि ओ ए प्लस ओ सी बराबर ए सी है, और मुझसे पूछा क्या ए सी, तो इसका क्या कर दूंगा मैं दोगुना कर दूंगा। और मुझे ये भी पता है चूंकि क्या ओ ए बराबर ओ सी होता है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि इस दोनों को लिखना है तो मुझे क्या लिख सकता हूँ 2 × ओ ए बराबर हो जाएगा ए सी। तो ओ ए कितना है 5√3/2। अब इसका दुगना करना है तो 2 5√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा 5√3। यही पूछा था, ये आंसर आ चुका है कितना 5√3। तो बिल्कुल ऐसा कुछ खास क्वेश्चंस के अंदर है नहीं, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें पता होने के बाद आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपकी में। या फिर देखो दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर आपको इतना यहाँ तक, या तो एक तरीका हो गया या दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, तो देखो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका कौन सा होगा। ये देखो, ये मुझे पता लग गया ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर अर्थात D1 एक भुजा मुझे पता है, और वहीं पे मैं कहूँगा कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4A²। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, दोबारा देखो, दोबारा लिखेंगे क्या लिखा था मैंने कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4A²। अब आपको D1 पता है कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और D2 चूंकि मुझे ज्ञात करना है तो D2 और 4A आपको पता है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 25 चौकू 100, तो D2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 में से 25 जाएगा तो 75, और इसका अगर मैं रूट लूँगा तो D2 हो जाएगा 5√3, कितना 5√3। तो ये दूसरा तरीका हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तब इस फॉर्मूले से निकालोगे, फॉर्मूला नहीं आता है आपको तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पे काटता है, और 90 डिग्री पे काटता है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पे फिर मैं हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लिखाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये चीज़ समझ गए आप। अभी आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, कोई समचतुर्भुज है, उसका परिमाप है 150। अब आपको पता है समचतुर्भुज क्या होता है, तो कोई मैं इसमें डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। देखो समचतुर्भुज दे रखा है, उसका परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a कितना दे रखा है 150, कितना दे रखा है 4a दे रखा है 150। पूछा क्या है मेरे से, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण और टोटल एरिया ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करना है और टोटल एरिया भी ज्ञात करना है, बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखो चूंकि हम जानते हैं क्या कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4A²। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि देखो 2a बराबर क्या होगा 4a 150, तो 2a कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब D1 मुझे दे रखा है, क्योंकि एक भुजा कितनी दे रखी है 25, तो ये हो जाएगा, सॉरी एक विकर्ण दे रखा है
तो 25 का स्क्वायर प्लस D2 ये मुझे ज्ञात करना है। अब 4A² मुझे पता करना है, 2A मुझे दे रखा है कितना है 75, तो इसको 4A² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर लिखा प्लस D2 का स्क्वायर बराबर हो गया ये 2। अब देखो ये क्या है 2A का स्क्वायर और 2A की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, तो ये हो जाएगा 75 का स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे D2 निकालो, D2 का स्क्वायर निकालो, तो D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे क्या बन गया A² माइनस B², अच्छा A प्लस बी A माइनस बी, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 25 और 75 माइनस 25, ये क्या हो गया D2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 75 मतलब 100 इंटू, अब 75 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 50। अब मुझे निकालना है D2, तो इसका मैं क्या लूँगा रूट, तो रूट लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना है 50, तो 50 को क्या लिख सकता हूँ 50 को लिख सकता हूँ मैं 25 दूँगा के 50, तो बाहर आ जाएगा 5 और अंदर रह जाएगा √2। तो इसका मतलब D2 है वो हो जाएगा 50√2। तो ठीक है D2 मेरे पास आ गया, D1 मेरे पास आ गया, और मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है इसका ये देखो विकर्ण आ गया, एरिया पूछा है। अब एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2, D1 कितना है 25, D2 कितना है 50√2। ठीक है, अब मैं आराम से कर दूंगा इस क्वेश्चन को, देखो 2 से कट जाएगा 25 बार, तो कितना हो गया है 25 इंटू 25 625 और इंटू √2, ये क्या हो गया एरिया हो गया। तो यही मेरे से पूछा था एरिया कितना होगा, तो 625√2 है वो इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से समचतुर्भुज यहाँ पे खत्म होता है। अब हम समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, और समचतुर्भुज में मेनली क्या है, देखो एक तो एरिया का फॉर्मूला याद करना था। देखो जो चीज़ें हमने पढ़ी है मेनली वो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4A²। ये आपको याद होना चाहिए अगर समचतुर्भुज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको देखो ये 1/2 D1 इंटू D2 होता ही है, और साइन थीटा वाला भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो विकर्ण है वो समचतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो A² साइन थीटा ये वाला फॉर्मूला भी काम आ सकता है आपके। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन उससे आप समझ के होंगे। अभी आगे हम पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समलंब चतुर्भुज। अब देखो चूंकि नाम से स्पष्ट है समलंब चतुर्भुज क्या होता है ट्रेपीजियम होता है, तो नाम से स्पष्ट देखो समलंब यानी कि जिसमें लंब हो, और लंब क्या हो समान हो, ऐसा लंब जो कि समान हो। जैसे समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसमें AB और CD एक दूसरे के समांतर है, तो बिल्कुल AB और CD एक दूसरे के समांतर है, और एरिया दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग बटे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD, तो समांतर भुजा कौन सी है AB और CD, उनका योग हो गया, इंटू उनके बीच की दूरी h हो गई। और ये लंब डाले गए हैं, देखो यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है। ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अब एक चीज़ और है इसमें, वो क्या है विकर्ण परस्पर समद्विभाजक नहीं करते, अर्थात जो ये O है यहाँ पे OA बराबर OA इज नॉट इक्वल टू OC और OD इज नॉट इक्वल टू OB, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि त्रिभुज OAB त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD एक दूसरे के क्या है सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो सर्वांग सम है इसका मतलब ये वाली अल्फा एंगल तो ये वाला अल्फा एंगल, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए, ये बीटा तो ये भी बीटा क्योंकि एकांतर कोण हो गए। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं OB अपॉन OD। तो OB और OD किसके बराबर होंगे OA और OC के, क्योंकि अल्फा के सामने क्या होता है OB अपॉन OD और बीटा के सामने क्या है OA अपॉन OC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA इंटू OD इजकस टू OB इंटू OC। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो 3 स्टार लगा रखा है। फॉर लर्न करने का तरीका क्या है, राइट साइड को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट साइड को एक साथ कर दो। राइट साइड कैसे, अब देखो आप कहेंगे राइट साइड में क्या क्या है यहाँ पे, तो आप देखेंगे राइट साइड में देखो OA, तो OA ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में है OA, और OD ये भी राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड की बात करें तो देखो OC और OB, तो OC और OB ये लेफ्ट साइड में हो गया।
तो ये आपको याद रखना है कि राइट साइड की जो क्या है विकर्ण, राइट साइड में कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो ओ डी दे रखा है और एक ओ ए दे रखा है, इनका मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड के विकर्ण अर्थात ओ सी और ओ बी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये लर्न करना है। एक दूसरा क्या है, कोई विकर्णों का योगफल पूछ लें आपसे, ए सी और बी डी क्या है, देखो ए सी भी विकर्ण है और बी डी भी विकर्ण है, तो उन विकर्णों का योग पूछ ले तो क्या होगा, तो उन विकर्णों का योगफल होता है ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए डी क्या है, ये रही ए डी, और बी सी क्या है, ये बी सी रही। इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन प्लस 2 इंटू ए बी और सी डी क्या है, समांतर भुजाएं, तो समांतर भुजाओं के गुणनफल का दुगुना, ये होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करके रखना है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो क्या है, अब तक जो पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो क्या, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी बी सी, ए डी समांतर है बी सी के, तो बिल्कुल बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज। ये देखो ये कोई समलंब चतुर्भुज है, ये हमने बना लिया, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसमें लिख रहा है ए डी, तो ये ए डी हो गया, ए डी बी सी के समांतर है। ठीक है, इसमें क्या है, दो विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण ए सी और बी डी, तो विकर्ण बना लेते हैं ए सी और बी डी, बी डी और ये हो गया ए सी। ठीक है, ये विकर्ण हो गया। अब मैंने मान लिया विकर्ण ओ बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक, और क्या दे रखा है, ओ बिंदु पे काटने दिया हुआ, प्रतिशत करते हैं। ओ ए 3 है, तो ओ ए अर्थात ये 3 आ गई, ये वाली 3। और क्या दे रखा है, सी ओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ गई, x माइनस 3। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, बी ओ, तो बी ओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दे रखा है, बी ओ दे रखा है 3x माइनस 19। आगे क्या है, डी ओ, तो डी ओ कितने दे रखा है, x माइनस 5। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्या, कि लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर राइट साइड, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या है, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, ये राइट साइड का हो गया, ये देखो ये वाला और ये राइट साइड का हो गया, दोनों के दोनों राइट साइड के, ये बराबर होगा लेफ्ट साइड के अर्थात ओ डी मल्टीप्लाई ओ सी। ठीक है, अब ओ ए कितना दे रखा है, तो आप देखेंगे ओ ए दे रखा है 3, और ओ बी कितना दे रखा है, ओ बी दे रखा है 3x माइनस 19। ओ डी कितना दे रखा है, x माइनस 5। अब वहीं पे ओ सी कितना दे रखा है, x माइनस 3। ठीक है, आ गया बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 9x माइनस के 57। इसका टू अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर 5 और 3 8, तो 8x और प्लस के 15। ठीक, और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ही रहेगा, और ये माइनस का 8 है, इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 और 8 17, तो माइनस के 17x। ये 15 प्लस का है, ये आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 72 इसका टू 0। अब इसका आराम से द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण कर सकते हैं, तो देखो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनका गुणनफल तो 72 है और योग करने में माइनस 17 आएगा, तो 9 और 8 ले लेते हैं, तो बिल्कुल 9 और 8 हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस के 72, तो x कॉमन ले लिया, क्या आएगा x माइनस 9, इधर से माइनस का 8 कॉमन आ गया, तो x माइनस 9 इसकस टू 0, तो क्या बनेगा x माइनस 8 और x माइनस 9 इसकस टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 और 9, ये क्या आ गई, ये आ गई है x की वैल्यू। ठीक है, यही हमें ज्ञात करनी थी कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 और 9। तो इस तरीके से देखो इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। वो याद करने का तरीका क्या था, लेफ्ट साइड को एक साइड और राइट साइड को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन किसमें, समलंब चतुर्भुज में। ये ध्यान रखना है आपको कौन से में क्या लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अध्ययन के इसी क्रम में। ये देखो क्या दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में
तो बिल्कुल पहले तो समलम चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी समलम चतुर्भुज बनाते हैं। ये समलम चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ए डी बी सी के समांतर है, तो बिल्कुल ए डी लिख देते हैं, ए डी बी सी के समांतर है, ठीक। और क्या दे रखा है आगे, ए वी 9 है, तो ए वी 9 अर्थात ये 9 हो गया, बी सी 12 है, ये 12 हो गया, सी डी 15 है, ये 15 हो गया, और डी ए 20 है, तो डी ए अर्थात ये पूरा है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 20। अब क्या पूछा है, विकर्णों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। विकर्णों के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको पता है तो पहले तो इसमें विकर्ण बनाते हैं, ठीक है। पहले इसमें विकर्ण बनाते हैं, तो विकर्ण ये हो गया ए सी, ये हो गया विकर्ण बी डी। तो विकर्णों का योगफल अर्थात ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, विकर्णों के वर्गों का योगफल क्या होता है आपको पता ही होगा, क्या, ये ए बी भुजा का वर्ग प्लस सी डी भुजा का वर्ग प्लस 2 बी सी इंटू ए डी, ये इंटू है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है कि अगर समलम चतुर्भुज में मुझे विकर्णों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है तो उसका, तो बिल्कुल इसमें जो जो डाटा दे रखा है वो रख देंगे। ए बी कितना है 9, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, प्लस सी डी कितना है 15, 15 का वर्ग कितना हो गया 225, प्लस 2, अब बी सी कितना है, बी सी 12 इंटू ए डी कितना है 20। अब इसको कर देंगे तो 81 प्लस 225 प्लस ये कितना हो गया, 12 दुआ के 24, दुआ के 48, तो 480 कितना हो गया, ये 5 और 1 6 आ जाएगा, ये 8 और ये 7, तो इसका आंसर आ गया 786, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन में था नहीं, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो आराम से ये कर लोगे, किसका, विकर्णों के वर्गों का योगफल। तो ए सी और बी डी से विकर्ण है और उनके वर्गों का योगफल हमने निकाल दिया है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन किस लिए, पहले तो ये बताऊं आपको कि इसमें आपको ज्योमेट्री का फुल यूज करना पड़ेगा। दूसरा, जो इसमें डायग्राम दे रखा है ना, ये डायग्राम में इस क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ, इसमें लिखा हुआ था कोष्टक में कि जो ए बी सी डी समलम चतुर्भुज है, ये जो चित्र में दिया हुआ है वैसा नहीं है, एकमात्र रॉ आकृति बनाई गई है इसमें। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो ये डाटा दे रखा है उस डाटा को इस चित्र से कंपेयर करके बना देते हैं जो भी डायग्राम दिया हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है। जबकि आपको ऐसा देखने को मिले तो आपको खुद बनाना पड़ेगा समलम चतुर्भुज। कैसे, देखो, ये दिया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये दिया होता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। ये जो डायग्राम दिया हुआ है हमें क्या करना है, रियल डायग्राम बना के देखना है। तो बिल्कुल बनाएंगे रियल डायग्राम। क्या, देखो, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, तो समलम चतुर्भुज बनाएंगे पहले तो ए बी सी डी। तो बिल्कुल ए बी सी डी समलम चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये समलम चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। कौन सा, ए बी सी डी। बी सी और ए डी क्या है, बराबर है। तो पहले तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाली भुजा ए डी और बी सी ये दोनों क्या है, बराबर हैं बोल रहा है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं। वैसे समांतर का चिन्ह होता है, लेकिन ये लगाने के लिए, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ये बराबर है दोनों। और क्या बोल रहा है, ए बी 20 है, ये पूरी कितना है, पूरी 20 है, और सी डी 10 है, ये 10 है। और इसके अलावा और क्या बोल रहा है, डी ए बी अर्थात डी ए बी और सी बी ए अर्थात ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का योगफल कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से करेंगे हम। क्या, मैंने इस पे यहाँ से ये बता दिया, अब इसका एरिया पूछ रहा है मुझे। क्या पूछ रहा है, एरिया। अब आप मुझे ये बताओ, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। तो आप कहेंगे एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन सी है, सी डी प्लस ए बी
इनटू उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी मैंने मान ली h। अब ये बताओ यहाँ पे मुझे सी डी और ए बी तो पता है लेकिन उनके बीच की दूरी नहीं पता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से एक लंब डाल दिया इस पर और एक डी से डाला और एक सी से डाल दिया लंब, किस पे, ए बी भुजा पे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी में। आगे क्या बोल रहा है कि कोण ए का और बी का जो एडिशन है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो इसका मतलब आप समझ के होंगे कि ये बराबर बराबर भी है, कौन सा, ए डी वाली भुजा और सी भी बराबर है, तो 90 में बराबर बराबर बटेगा, तो इसका मतलब ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। कैसे आया 45 45, एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस से। क्या देखो, इसमें बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का एडिशन कितना है, इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, लेकिन साथ ही ये बोल रहा है कि ए डी भुजा और बी सी भुजा बराबर है। अब बराबर होने के कारण जो इन दोनों का एडिशन है वो 90 डिग्री है, तो बराबर बराबर बटेगा और 90 के तो बराबर बराबर भाग होंगे 45 और 45। अब देखो ये 90 है, ये 45 है, तो बच्चा कुचा कितना बचेगा, 45 बचेगा। आप कहेंगे ये 90 ये 45 है, तो बच्चा कुचा ये कितना बचेगा, बोलेंगे ये भी 45 बचेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ये पूरा कितना है 10, तो ये बचेगा 10, ठीक, ये कितना है 90, तो इसका मतलब देखो इसके सामने वाली भुजा, तो ये बराबर बराबर भागों में बटेगा, तो इसका मतलब ये 10 बच गया, तो ये बचेगा 5 यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 बचेगा। टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है कि ये 45 के सामने डिग्री, 45 डिग्री के सामने भुजा है, इसकी 5 है, तो इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई 5 होगी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये 45 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 5, तो इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 5। अब यहाँ से देखो दोनों चीज़ क्लियर हो गई। कैसे, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, तो 10 + 30, 10 + 30 नहीं, 10 + 20, उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कैसे निकली है आपको पता लग गया सॉरी, 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, ये 30 हो गया और ये 5 हो गया, 2 से कट जाएगा 15 बार, और 15 × 5 = 75, तो 75 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एरिया, किसका, समलंब चतुर्भुज का, जो कि हमसे ज्ञात करने के लिए कहा था। इंपॉर्टेंट क्या था, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। इसमें देखो इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये जो हाइट है या इसकी लंब है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये 2 क्लू दे रखे थे। कौन सा, एक तो एंगल का एडिशन 90 दे रखा था, और एक दे रखा था BC और AD बराबर है, तो BC AD बराबर, तो इसलिए ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। ये एंगल 45 डिग्री के आ गए थे, तो ये 45 डिग्री के सामने वाली भुजा दोनों बराबर होंगी, तो ये 5 मुझे निकल गई, तो ये 5 आ गई। तो इस तरीके से ये आराम से बाद में क्वेश्चन हो गया है। पहले सिर्फ आपको ये पूरी ज्योमेट्री लगानी है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है डायग्राम दिया हुआ है, ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। समझ गए होंगे आप। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हैं क्या है मध्य बिंदु रेखाखंड। ये क्या है, देखो मध्य बिंदु रेखाखंड, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य बिंदु रेखाखंड क्या है, मिड पॉइंट सेगमेंट क्या है। ये एक्चुअल में है कि ABCD कोई समलंब चतुर्भुज है, और E और F क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, और BD एक विकर्ण है जो कि O पे इसको बाइसेक्ट, O पे काट रहा है, O पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या, थेल्स थ्योरम से एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। क्या, वापस बता देता हूँ, थेल्स थ्योरम से क्या चीज़ प्रूफ हो गई कि EO ज्ञात करेंगे। EO ये क्या, मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, तो AB का आधा नहीं होगा क्या, तो EO AB का आधा हो गया, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर ज्ञात करेंगे FO, तो FO CD का आधा होगा, तो FO CD का आधा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि FO + OF बराबर कितना हो जाएगा, EF। EF क्या होगा, हाफ AB + CD, तो AB + CD। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कैसे आए ये पता लग गया, थेल्स थ्योरम से। कैसे, ये मैंने बताया था, अगर ये मध्य बिंदु है और इसके समांतर रेखा खींची जा रही है
तो बेस वाली समांतर रेखा के आधी होती है। उसी प्रकार यहाँ से समांतर रेखा खींचा रही है तो ये इसकी बेस वाली समांतर रेखा के हाफ होगी। चीज़ें समझ गए। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छी तरीके से यहाँ की समझ में आ जाएं। तो देखो क्या है, ये दे रखा है इसमें कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो बिल्कुल ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये हो गया ABCD समलंब चतुर्भुज। तो लिख देता हूँ ABCD। आगे क्या है, ABCD, AB और CD क्या है, समांतर है। तो AB और CD समांतर हैं, ये वाली और ये वाली समांतर हो गई। ठीक है, AB और CD 5:4 है। तो इसको मैंने AB को मान लिया 5 और इसको मान लिया 4। ठीक है, AD और BC के जो मिड पॉइंट हैं वो E और F दे रखे हैं। अर्थात AD का कौन सा हो जाएगा मिड पॉइंट, ये होगा E, ये मिड पॉइंट हो गया E, और BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, F। ठीक है, अब इसको मिला देता हूँ, बिल्कुल मिल में आ गया। और क्या है, अब मैं एक विकर्ण खींच देता हूँ क्योंकि पहले वाली कंडीशन बन रही है। ये इस तरीके से विकर्ण खींच दिया। वापस से देखते हैं एक बार विकर्ण दूसरे अंक से करते हैं। ये देखो, ये विकर्ण खींच दिया। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये किस जगह पे मिल रहा है इसके बारे में बात नहीं की जा रही, पूछ क्या रहा है देखो वो देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि चतुर्भुज ABEF यानी कि नीचे वाला, ये नीचे वाला हो गया ना, नीचे वाला ये का रेशो चतुर्भुज EFCD के रेशो से क्या होगा, दोनों का रेशो पूछ रहा है। तो बिल्कुल देखो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या किया कि इस पे एक लंब डाल दिया, यहां से ये एक लंब डाल दिया। आप कहेंगे ठीक है डाल दिया लंब, अभी आगे क्या है, अगर लंब डाल दिया मैंने यहां से और ये भी पता है मुझे कि ये इसके मिड पॉइंट हैं, ये देखो ये जो है, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इस बिंदु पर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही होगी। तो इसका मतलब ये 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी आधी होगी, तो इसका मतलब ये 2.5 हो जाएगा। ये 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। और मैंने हाइट की बात की तो ये भी मैंने h मान लिया और ये भी मैंने h मान लिया, हाइट। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए आपकी। मैं ये हाइट कितनी ले ली मैंने, h, और ये h, ये थेल्स थ्योरम से ये पूरी 5 है तो 2.5 हो जाएगी थेल्स थ्योरम से, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगी, किससे, थेल्स थ्योरम से। कैसे, ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होंगी। अब मैंने बात करो EF निकालना है मुझे, अब डायरेक्ट कैसे करता हूँ, या फिर मैं निकालता हूँ EF। तो EF या तो मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 2.5 + 2 = 4.5, या फिर एक दूसरा और बताया था मैंने, हाफ क्या, दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो 4 + 5, तो 9 का आधा 4.5, जो कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। कैसे, देखो EF निकालना है तो दोनों समांतर भुजाएं अर्थात AB और CD दोनों का योग कर दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी मैंने ये किया, दोनों तरीके से निकल के आ गया। अब मुझे ये ज्ञात करना है, इनके बारे में बात करनी है। तो बिल्कुल क्या करूँगा, देखो नीचे वाले का देखूंगा। तो समांतर भुजाओं का क्या होता है एरिया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन सी हो गई, 5 + 4.5, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी हो गई, ये h, तो बीच की दूरी h बटे। अब देखता हूँ ऊपर वाला अर्थात EFCD, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया, 4.5 + 4 इंटू उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, h, तो h। अब इसको आराम से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 1/2 से 1/2, h से h कैंसिल हो गया। ऊपर कितना हो गया, 5 और 4 9, 9.5
4 और 4 8, 8.5। अब इसको मेरे को पूरे भिन्न बनाना है तो क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 19/17। ये क्या हो गया, ये इनका रेशो आ गया। यही तो पूछा था कि इसका रेशो ज्ञात करो, तो रेशो कितना हो जाएगा, 19/17 इसका हो जाएगा रेशो। ठीक है, आ गया होगा समझ में। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी इसमें, सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि ये आपको पता होना चाहिए, ये थेल्स थ्योरम से, या तो थेल्स थ्योरम से डायरेक्ट इस तरीके से कर दो, या फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर आराम से समलम चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के आराम से कर देना है। बहुत से बच्चों को एच में दिक्कत आई होगी, तो डायरेक्ट मैंने लंब डाल लिया, इसकी भी एच मान ली, इसकी भी एच मान ली। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो ऊपर जितना होगा उतनी नीचे हाइट होगी, तो एच एच दोनों साइड बराबर होगी। ठीक है, मध्य बिंदु से दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद ऊपर जितनी हाइट है उतनी हाइट नीचे भी होगी। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ पे चतुर्भुज कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार देखो, मैं आपको बता देता हूँ 2D में मैंने क्या क्या पढ़ चुका हूँ अब तक, आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। तो देखो, हमने त्रिभुज पढ़ लिया कंप्लीट, वृत्त पढ़ लिया, वर्ग और आयत पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया। अब बचा है हमारा बहुभुज। तो अभी हम बहुभुज देखेंगे, बहुभुज को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो बहुभुज देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट है। अब देखते हैं हम बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ऐसी आकृति इसमें बहुत सारी भुजाएं हो, भुजाओं की गिनती पता नहीं हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 7 भी, 8 भी। अब देखो चतुर्भुज हो गया, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, इस तरीके से n भुजाएं हो सकती हैं। तो देखो इसमें पहले कुछ नहीं है, इसमें कुछ फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए अगर। तो क्या है, अंत्य कोण और बाह्य कोण को समझ लेते हैं पहले। तो देखो ये कोई रेखा है, इस पर एक कोई तिर्यक रेखा है, तो जो बाहर की तरफ कौन बन रहा है, या फिर त्रिभुज से समझेंगे। देखो ये वाला नहीं, त्रिभुज से समझेंगे अंत्य कोण और बाह्य कोण होगा। ये कोई त्रिभुज है, तो इस भुजा को मैं आगे और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जो अंदर की तरफ कौन बन रहा है ना, ये तो है अंत्य कोण। क्या है, अंतः कोण। और जो बाहर की तरफ कौन बन रहा है, ये है बाह्य कोण। तो आप अंत्य कोण और बाह्य कोण समझ गए होंगे। अब देखो आपको बताता हूँ, सभी अंत्य कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री। कैसे प्रूव कर लेते हैं इसको, आपको त्रिभुज का पता ही है, त्रिभुज में कितनी 3 भुजाएं होती हैं, तो उनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, x = 3, तो x = 3 रखा, 3 - 2 1, 180 डिग्री आ गया। अब मान के चलो चतुर्भुज का मुझे पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360, सॉरी चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। प्रूव करेंगे तो देखो n = 4 रखेंगे, तो n = 4 रखा, तो 4 - 2 × 180 डिग्री, तो 4 में 2 गए तो 2, और 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 360 डिग्री। तो देखो प्रूफ हो गया। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, ये आपको पता ही है क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक, आगे क्या है, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको कि सभी अंत्य कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री। और क्या है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है सभी बाह्य कोणों का योग। और क्या है, ये देखो नोट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बराबर होता है। 360 ही तो अंत्य कोणों होते हैं और बाह्य कोणों का योग भी 360 ही होता है। अंत्य कोण और बाह्य कोण बराबर होते हैं, ये लिखना है, ये नहीं, योग नहीं लिखना, सॉरी। अंत्य कोण और बाह्य कोण दोनों को अगर योग किया जाए, अंत्य कोणों का और बाह्य कोणों का योग, योग नहीं है। देखो वापस से मैं लाइन बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लेंगे कि चतुर्भुज के अंत्य कोण और बाह्य कोण का योग बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर होगा कितना, 90 और 90 ही होगा। ठीक है, 90-90 होता है। अब क्या है, प्रत्येक अंत्य कोण, अब अंत्य कोणों का योग कितना था, n-2 × 180 डिग्री, प्रत्येक निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे। वहीं पे प्रत्येक बाह्य कोण टोटल कितना था, 360 डिग्री, तो n से डिवाइड कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने, सबसे पहले तो अंत्य कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री, और एक विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होती है, n-3/2, ये विकर्णों की संख्या हो गई। अंत्य कोण और बाह्य कोण का एडिशन कितना होता है, तो वो होता है 180 डिग्री। ठीक है,
ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि सभी अंत्यकोणों का योग, तो अंत्यकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2, और अंत्यकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। अब वहीं पे मान के चलो एरिया की बात की जाए, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है na²/4 cot π/n। अब जैसे देखो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने n=3 ले लिया, तो n=3 ले लिया तो 3a²/4 cot n=3 लिया तो 300, पाई की वैल्यू कितनी होती है 360, पाई की वैल्यू 180 होती है सॉरी, तो पाई की वैल्यू 180 / 3, तो कितना हो गया cot 60, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 3/4, तो ये √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, तो √3/4 a², ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल, क्योंकि 3 है n=3 लिया है। अभी मान के चलो मैं यहाँ पे बोलूँ कि बाह्य वृत्त, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है मुझे, या बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा a/2 cosec π/n, और अंत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा a/2 cot π/n। तो बाह्य वृत्त में तो कोसेक होगा और अंत वृत्त में कॉट होगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद हुए होंगे, एक बार वापस से रिपीट करा देता हूँ। सभी अंत्यकोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2, और अंत्यकोण और बाह्य कोण दोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी इन पर क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो देखो क्या दे रखा है कि किसी बहुभुज में बाह्य और अंत्य कोणों का रेशो है वो 2:3 दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं भुजाओं की संख्या ज्ञात। कैसे करेंगे, देखो मैंने मान लिया ये कोई रेखा थी, इस पर कोई तिर्यक रेखा मान ली मैंने। अब अंत्य कोण, तो अंदर का कोण मान लिया मैंने 2x, ये 2 हो गया, और बाह्य का हो गया 3x हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक चीज़ आपको पता है क्या कि अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण, अंत्य कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री, अभी पढ़ा था। तो अंत्य कोण कितना मान लिया मैंने, अंत्य कोण तो 2x था, तो ये लिख दिया मैंने 2x, बाह्य कोण कितना 3x, तो 3x बराबर 180 डिग्री। टोटल कितना हो गया 5x = 180 डिग्री। अब यहाँ से x निकालूंगा तो x = कितना हो गया 36 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब आप मुझे ये बताओ क्या कि अंत्य कोण कितना हुआ था 2x, x की वैल्यू आ गई, तो अंत्य कोण कितना है, अंत्य कोण, तो आप कहेंगे अंत्य कोण हो गया 2 × x की 36 डिग्री बराबर हो गया 72 डिग्री। ठीक है, अब प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है मुझे, क्या पूछा है ना, भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया 360 / n। ठीक है, बाह्य की बात हो रही है, और इसमें बाह्य कितना है 2 है, ये अंत्य नहीं है बाह्य, सॉरी 3 वाला बाह्य है, गलत कर दिया मैंने। तो इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये अंत्य नहीं है, ये बाह्य है, ये तो पूरा ही गलत हो गया, फिर उल्टा हो जाएगा, मतलब बाह्य की जगह अंत्य का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, या फिर शुरू से बताऊँ आपको, चलो कोई बात नहीं, शुरू से कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। ये देखो हटा देते हैं इसको, शुरू से करते हैं पूरे क्वेश्चन को, शुरू से पूरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। अब इसमें अंत्य कितना दे रखा है 3, तो ये हो गया 3x, और बाह्य कितना हो गया 2x। ठीक, अब आपको एक चीज़ पता है क्या कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योगफल कितना होता है, आप कहेंगे 180 डिग्री। अंतः कोण कितना है 3x, तो मैं कर दूंगा 3x। बाह्य कोण कितना है 2x, तो 2x, दोनों का प्लस है बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 5x = 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब मैं बाह्य कोण से निकाल दूंगा, क्या बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण कितना दे रखा है 2x
2 × 36 डिग्री बराबर कितना हो गया 72। अब बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है आपको पता ही है, बाह्य कोण। अब प्रत्येक निकालना है, प्रत्येक के लिए मुझे n की जरूरत पड़ेगी और n से ही मैं भुजाओं की संख्या निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि n = भुजाओं की संख्या होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 360/n। ठीक है, अब प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 72 डिग्री, तो ये आ गया 72 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे x। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये कट जाएगा इससे 12 × 5 = 60 अर्थात 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की नहीं, सॉरी n की, ये n है ना, n है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। और n ही क्या है यहाँ पे, n है भुजाओं की संख्या। क्या है? भुजाओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ लाइन। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी आ गई, नंबर ऑफ लाइन बराबर 5। ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे। अब देखो मैं आपको उससे ही बता देता हूं, किससे, अंत्य वाले से थोड़ा मुश्किल पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंत्य प्रत्येक कोण क्या होता है n - 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई n होगा। तो ये कितना होता, यहाँ पे फिर n का और n का ये 36 डिग्री होता, 72 होता, फिर n और n वापस से इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाती सॉल्व करने में। तो इसलिए मैंने किससे कर दिया, इसलिए मैंने बाह्य कोण से कर दिया। तो बाह्य कोण से n बराबर कितना आ गया, नंबर ऑफ लाइन आ गई 5, जो कि मेरे से ज्ञात करवाई थी। ठीक है, समझ में आ गया आपकी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो, किसी बहुभुज में नंबर ऑफ लाइन बताओ यदि विकर्णों की संख्या 27 है। तो बिल्कुल आप जानते हो क्या, सॉल्यूशन देखते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल होता है, इसमें 27 दे रखा है, और नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n × n - 3 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना दे रखा है 27 के बराबर। तो n × n - 3 इसका कितना हो गया 54। अब n की वैल्यू क्या हो कि 54 हो, तो आप देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। तो n बराबर 9 ले लिया, तो ये 9 और 9 में से 3 गया तो 6 और 9 × 6 = 54। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। यही तो पूछा है कि नंबर ऑफ लाइन क्या है, और नंबर ऑफ लाइन क्या होता है n होता है। तो n बराबर 9, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई 9। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, या फिर आप इसका द्विघात समीकरण बता दें किसका, n² - 3n और ये -54 बराबर 0 आता। अब आप इस तरीके से करते कि 9 × 6 = 54 हो जाता है इसमें। कैसे, n² -9x + 6x -54, तो x कॉमन आ जाता, x - 9 और इधर प्लस का 6 कॉमन आ जाता, तो x - 9, तो x + 6 बनता और x - 9 बनता। x - 9 ही हो सकता था, x + 6 पे तो -6 आता, और माइनस में नंबर ऑफ लाइन थोड़ी हो सकती थी, तो इसलिए n बराबर 9 आ जाता है इस तरीके से भी। लेकिन मैंने ये डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से विकर्ण का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। क्या काम आया, एक तो विकर्ण के फॉर्मूला काम आया, देखो जो काम आता है। एक क्या आया, एक अंत्य कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और क्या काम आया, और हमारे काम आया ये अंत्य कोण, प्रत्येक अंत्य कोण जो होता है वो होता है n - 2 × 180/n, और बाह्य कोणों के लिए क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री डिवाइड बाई n। ये चीज़ आप समझे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें सारे निष्कर्ष हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या है क्वेश्चन, कि किसी बहुभुज के 5 आंतरिक कोण 172 डिग्री के हैं और शेष कोण 160 डिग्री के हैं, तो बताओ नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ डायगोनल। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे। देखो, एक तो फॉर्मूले बेस पे और एक कॉमन सेंस बेस पे। तो कॉमन सेंस बेस पे देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अंत्य कोण या आंतरिक कोण, आंतरिक, और दूसरा है बाह्य। ठीक, क्या बोल रहा है, आंतरिक कोण कितने हैं 172 डिग्री, कितने हैं 5 हैं, और शेष कितने के हैं 160 के हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि अंतर बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे अंतर बाह्य कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब आंतरिक कोण दे रखा है 172 डिग्री, तो बचा कितना 8 डिग्री।
यहाँ पे आंतरिक कोण कितना दे रखा है, आप कहेंगे आंतरिक कोण दे रखा है 160 डिग्री, तो बचा कितना 20 डिग्री। अगर मैं इनका सम निकालूं, क्योंकि दे रखा ना किसी बहुभुज में 5 आंतरिक कोण है, शेष तो पता नहीं है शेष कितने हैं, तो मैंने इनका सम निकाला, तो देखो ये 5 हैं तो ये 8, तो 8 कितना हो गया 40। ठीक है, शेष का मुझे पता नहीं है कितने हैं, तो 8 ये हो गया 40। अब सम कितना होता है आपको पता है, तो टोटल होता है अंतः कोण और बाह्य कोण 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 डिग्री, तो बता कितना 320 डिग्री। ठीक है, 320 डिग्री बचा है। अब मैं बाह्य कोण में क्या करता हूँ, पूरे सम में यानी टोटल में मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, बाह्य कोण से। तो बाह्य कोण से डिवाइड किया तो कितना हो गया 320 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो गया 16 आ गया। तो ये कितना हो गया, ये शेष की वैल्यू आई है 16। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ लाइन कितनी है, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी है ये पूछा है। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ लाइन कितनी है, तो ये कितनी है 16 ये आ गई, और 5 पहले से थी, तो 16 + 5 = 21, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी आ गई 21। अब पूछे नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जब n हमारे पास आ गया तो नंबर ऑफ डायगोनल आराम से निकलते हैं। कैसे, नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की कुछ संख्या क्या होती है, n × n - 3 डिवाइड बाई n, यही होता है। देखो फॉर्मूला वापस से बता देता हूँ आपको, n × n - 3/2। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आई है 21, तो 21 और 21 में से 3 जाएंगे तो 18 डिवाइड बाई n अर्थात 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा 18 यानी कि 18। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कॉमन सेंस वाला। अब बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, तो चलो फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो फॉर्मूले से मैंने मान लिया कि माना टोटल नंबर ऑफ लाइन इजकल्स टू n। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी मान ली मैंने, n। अब बोल दिया बाह्य और अंतः कोण जो होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो मैंने मान लिया पहले तो बाह्य कोण लिखते हैं, तो 5 कितने हैं, आंतरिक कोणों की बात हो रही है, सॉरी कितने आंतरिक कोण हो, तो आंतरिक कोण कितने हो गए 5। अब 5 × 172 डिग्री प्लस टोटल कितने थे n, तो बचा कितना n - 5, क्योंकि 5 तो ले चुके हैं, n - 5 × 160 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, टोटल आंतरिक कोणों के बराबर होगा, तो n - 2 × 180 डिग्री। ठीक, अब यहां पे हम देखेंगे क्या कि बात करता हूं मैं, ये 12 × 5 = 60 और 15 × 5 = 75, तो 15 × 5 = 75 और 12 × 5 = 60, तो ये हो गया 810। ये होगा ना, या फिर इससे और दूसरे तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है, तो बिल्कुल और दूसरे तरीके से देखो, सिंपल तरीका देखते हैं सॉल्यूशन करने का, कैंसिल आउट करने का। क्या है देखो, यहाँ पे क्या है 180, यहाँ पे 160, किससे कैंसिल आउट हो सकता है ये और कौन सी ऐसी संख्या जिससे कैंसिल आउट हो सकता है, तो देखें एक बार वापस से देखेंगे क्वेश्चन को। चलो नॉर्मली करके देख लेते हैं पहले। 5 दूनी के 10 और 17 पंजे 85 और 1 86 प्लस 160n माइनस 16 पंजे 80, 180n माइनस के 360 डिग्री। अब देखो ये कितने 360 डिग्री, सॉरी 860 डिग्री और 800 माइनस में, तो कितना रह जाएगा 60 डिग्री रह जाएगा, प्लस के ये 160x और ये 180x, तो वापस इसको उधर ले जाएंगे तो कितना 20x बच जाएगा, और ये 360 है तो 360 आ जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20x बराबर हो जाएगा 420, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, या फिर n बराबर कितना आ गया, n लिखा है ना, n है ये n, तो n बराबर कितना आ गया 21। तो यही तो पूछा था, यही मैंने निकाला था। यहाँ पे भी टोटल कितना था, नंबर ऑफ लाइन 21, और नंबर ऑफ डायगोनल तो इसी तरीके से निकाल देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, इनका हमें आंसर करना है। एक बार वापस से फॉर्मूले वाली चीज़ आपको वापस से बता देता हूँ।
टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी मान ली मैंने, एक्स। 5 मेरे पास आंतरिक कोण है, शेष बचे हुए अर्थात n-5 160 डिग्री के हैं। टोटल कितना होगा इनका, टोटल कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो वही चीज़ का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। क्या ये अंतः कोण जो दे रखे थे मेरे को 5 गिवन थे, और ये कुछ जो कि ज्ञात करने थे मेरे को, कुछ ये कुछ था, और ये टोटल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नंबर ऑफ लाइन निकाल दी। तो ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। देखो वापस से चलते हैं, क्या क्या अब तक कंप्लीट करा चुके हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा 2D कंप्लीट हो जाता है। कैसे, देखो आपको वापस से बता देता हूँ। देखो त्रिभुज कंप्लीट कर चुके हैं, वृत्त कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ग और आयत कंप्लीट हो गया, चतुर्भुज के सारे समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सारे कंप्लीट हो गए, और बहुभुज था बचा कुचा वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2D मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब 2D का जितना भी ज्ञान है वो मुझे लगाना है 3D के अंदर। तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, 3D। और 3D में सबसे पहले देखेंगे घन और घनाभ। तो सबसे पहले घन और घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बेलन के बारे में, फिर शंकु के बारे में, फिर गोला के, फिर प्रिज्म के और पिरामिड के, और उसके बाद फिर इनके कुछ मिक्स क्वेश्चन लेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबिड।